हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एन जोन में। जनरल स्टडीज़ का हम लोग एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। ये 6500 प्लस क्वेश्चन है। टॉपिक वाइज कवरेज है, हिंदी और इंग्लिश साथ में दिया है। पिनेकल पब्लिकेशन जो एसएससी के लिए बेस्ट पब्लिकेशन आती है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालती है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करें। अभी इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटी। पॉलिटी का पहला चैप्टर हम डिस्कस करें और इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि 50 क्वेश्चन कवर करने का। चलिए शुरू करते हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पे आप मैसेज करना, कुछ भी क्वेरी हो तो इस नंबर पे मैसेज करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फेडरल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या हमारे देश में फेडरल, हमारे संविधान में लिखा है फेडरलिज्म वर्ड? नहीं, संविधान में वर्ड भी नहीं लिखा है। फेडरल का मतलब है सेंटर और स्टेट, बिल्कुल अलग अलग है। और दोनों सेपरेटली अपना जो सब्जेक्ट बांटा हुआ है वो चलाते हैं। सब्जेक्ट कहाँ पे लिखा हुआ है? 7th शेड्यूल में लिखा हुआ है, ये बात याद रखिए। 7th शेड्यूल में लिखा है। 3 पार्ट में बांटा होता है सब्जेक्ट। पहला यूनियन लिस्ट, फिर कंकरेंट लिस्ट, फिर स्टेट लिस्ट। एक होता है रेजिड्यूरी पावर का, रेजिड्यूरी ऐसे सब्जेक्ट जो संविधान में लिखे नहीं गए हैं, तो उस पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? पार्लियामेंट के पास होता है। तो आपको बताना इसमें से कौन सा फेडरल फीचर्स नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। पहला ड्यूअल गवर्नमेंट, करेक्ट बात लिखा है। डिवीजन ऑफ पावर, सही ये भी लिखा है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सही लिखा है। लेकिन ऑल इंडिया सर्विसेज नहीं है, क्योंकि ऑल इंडिया सर्विसेज चुनता कौन है? सेंटर। और राज वो कहाँ पे करता है, मतलब वो चलाते कहाँ पे ऑफिस? स्टेट में चलाते, शुरुआती दिनों में स्टेट में चुनता है सेंटर, और वो अपना ऑफिस चलाते कहाँ पे? स्टेट में। तो ऑल इंडिया सर्विसेज ये किस आर्टिकल में दिया है? आर्टिकल 312 में दिया है। 3 ऑल इंडिया सर्विसेज है। एक है आईएएस, उसके बाद आईपीएस, और उसके बाद है आईएफएस। क्लियर? तो ड्यूअल गवर्नमेंट, डिवीजन ऑफ पावर और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये तीनों क्या है? फेडरल फीचर का पार्ट है। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। Who among the following described इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज क्वासी फेडरल? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्वासी फेडरल कौन बोला है? ये किन्होंने बोला था? ये बोला था केसी वेरे ने बोला था। अब एक चीज़ मैं और बताता हूँ, कुछ और स्टेटमेंट है। इन्होंने क्वासी फेडरल है, और उसके बाद मतलब ये क्वासी फेडरल बोल रहे थे कि पूरी तरह फेडरल नहीं है, कि कुछ यूनियन का पावर चलता है। और जैसे कुछ चीज़ें ऐसे, जैसे खासकर रेजिड्यूरी पावर, कि जो चीज़ संविधान में लिखा नहीं उसका बनाने का सिर्फ पार्लियामेंट को मिलता है। उसके बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का एक स्टेटमेंट है कि जो हमारा संविधान है यूनिटरी भी है, यूनिटरी भी है और फेडरल भी है। यूनिटरी किस कंडीशन में? जब इमरजेंसी आता है, तो जैसा सरकमस्टांसेस आता है सरकार उस तरह बन जाता है, यूनिटरी भी और फेडरल भी। उसके अलावा एक है आइवर जेनिंग्स, आइवर जेनिंग्स। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बोला कि ये बहुत फार टू लार्ज एंड देयरफॉर फार टू रिजिड, मतलब बहुत लार्ज है इसलिए बहुत रिजिड है। उसके बाद मोरिस जोन्स, मोरिस जोन्स ने क्या बोला था? जोन्स याद रखने, ये बोलते थे बारगेनिंग फेडरलिज्म, बारगेनिंग फेडरलिज्म। तो ये 3-4 स्टेटमेंट है, आप याद कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब अभी 2022 वाले में पूछा गया है। चलिए, with reference to constituent assembly which of the following statement is correct? The constituent assembly ratify India's membership of commonwealth in May 1947, कि मई 1947 में भारत को राष्ट्रमंडल की सदस्य की पुष्टि की। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कंस्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल एंथम, हाँ ये 24 जनवरी को नेशनल एंथम और 1950 में, और 24 जनवरी को नेशनल सॉन्ग ही अडॉप्ट किया। कब? 1950 में। उसके बाद तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, ये तो करेक्ट है, ये तो 100% करेक्ट है। 24 जनवरी है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड ए नेशनल फ्लैग, नहीं
ये जुलाई 1947 में ही, क्योंकि यार हम लोग आज़ाद हुए तो हमारे पास तिरंगा चाहिए ना, तो ये आज़ादी से पहले ही हमने बना लिया कि हमको ज़रूरत पड़ेगी, अडॉप्ट कर लिया। तो ये भी गलत है और इवन ये भी गलत है। सही सिर्फ कौन है, ये वाला स्टेटमेंट। चलिए, हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स वेर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दैट फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की पहली मीटिंग कब हुई, 9 दिसंबर को। उसके बाद 9 दिसंबर को प्रधान जो उनके प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष कौन बने, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर को मेन प्रेसिडेंट बने, वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दिसंबर में ही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया, किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और उसको वो अगले महीने में जाके पास हुआ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही करेंट फॉर्म है किसका, प्रियम्बल का। प्रियम्बल में 3 वर्ड ऐड हुआ है, कब, 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। एक ऐड हुआ सोशलिस्ट और सेकुलर, थर्ड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। 3 वर्ड ऐड हुआ, SSI। और टोटल 15 वुमेन थी, ये याद रखिएगा। टोटल 8 मेजर कमेटी था। हु इज द चेयरमैन ऑफ हाउस कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। हाउस कमेटी ये थे पट्टाभी सीतारामैया। ये बात याद रखिए, हाउस कमेटी के ये अध्यक्ष थे। उसके बाद लैंग्वेज कमेटी थी, बिजनेस कमेटी थी, ये सब छोटी माइनर कमेटी थी। इसके अलावा जो मेजर कमेटी थी लाइक स्टीयरिंग कमेटी, स्टेट कमेटी, प्रोविंस कमेटी, उसके बाद एक और कमेटी आप याद रख सकते हो, नेशनल फ्लैग कमेटी, ये भी राजेंद्र प्रसाद है। और कमेटी फॉर द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये है GV मावलंकर। फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कि ये देखो, ये ऐसे हैं ना जो हम जनरली याद नहीं करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट हो गया। बाकी तो हम याद कर ही लेते हैं। Which of the following words does not precede the word republic in the preamble of the Constitution of India? Does not precede the word मतलब जो बाद में नहीं है, ठीक है ना। गणराज्य सबसे पहले नहीं है, गणराज्य सॉरी, प्रीसीड मतलब पहले और सक्सीड मतलब बाद में। तो देखो क्या हम बोलते हैं, बी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरन सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये 4 वर्ड तो पहले है, सॉवरन है पहले, डेमोक्रेटिक भी है पहले, सोशलिस्ट भी है पहले। फेडरल कहाँ भाई, फेडरल तो लिखा ही नहीं है कहीं पे। हमारे आर्टिकल 1 में लिखा है इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो फेडरल वर्ड तो इवन संविधान में लिखा भी नहीं है। तो जब लिखा ही नहीं है तो प्रियम्बल में कहाँ लिखा है, क्योंकि प्रियम्बल भी पार्ट है किसका, संविधान। कई केस हुआ था उसमें, बाद में पता चला कि प्रियम्बल पार्ट है। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये काफ़ी ज़्यादा पूछ रहा है कि यार कमेटी के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो एक बार थोड़ा आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है ना। अब मतलब अब देखिए, अब कमेटी जो है वो छोड़िएगा नहीं। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर वाज चेयरमैन ऑफ डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। देखो यूनियन पावर कमेटी सीधा सीधा बाहर करो, ये जवाहरलाल नेहरू है। फंडामेंटल राइट के सब कमेटी के कौन है, JB कृपलानी। अगर आपको एडवाइजरी कमेटी ऑफ फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया टोटल बोला जाए तो वल्लभ भाई पटेल है, लेकिन सिर्फ फंडामेंटल राइट सब कमेटी ये है JB कृपलानी, ठीक है। उसके अलावा और भी कई सारे कमेटी हैं। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी इसके है KM मुंशी, ठीक है। तो ये होंगे क्रेडेंशियल कमेटी, क्योंकि ये ज़्यादातर आपको मिलेगा नहीं कहीं पे, लेकिन हमने क्या किया, एलिमिनेट करके निकाल लिया। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज
रिकॉग्नाइज्ड बाय सेक्शन डैश ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को रिकॉग्नाइज किया गया किस धारा के तहत, जो इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में आया था। ये 8 सब क्लॉज 1 का पार्ट था, ये बात याद रखिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को आप बोल सकते हो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली चुना गया, कि जो लोग, क्योंकि ये लोग को डायरेक्टली चुना नहीं जाता था, लेकिन जो लोग प्रोविंस के मेंबर थे, जो कि आम आदमी के द्वारा डायरेक्ट चुने गए थे, वो लोग इनको चुनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर ये किसके मेंबर थे? जीवी मावलंकर, सब तो हमने मना ही दिया था। ये इसके थे कौन? इसके थे पटेल साहब, इसके थे जीवी मावलंकर। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी एंड एडॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, ये हमने बता दिया था। चलिए, व्हेन वाज द 10th सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड? 10वां सेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कब हुआ? ये काफ़ी टफ क्वेश्चन आ जाता है। ये 6 से 17 अक्टूबर 1949 को हुआ था। ये मेरे हिसाब से वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि ऐसे चीज़ लोग पढ़ते ही नहीं है। Who among the following became a part of Constituent Assembly from मद्रास constituency? मद्रास constituency से कौन आए थे आपको बताना है। अमू स्वामीनाथन, हंसा जीवराज मेहता, उसके अलावा कमला चौधरी या बेगम आइजाज रसूल। ये है अमू स्वामीनाथन। ये बहुत मतलब इनका केरला में जन्म हुआ था। ये फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में बोलती थी, और ये इन्होंने कई लोगों के साथ किया, कमला देवी के साथ भी काम किया, उसके अलावा और भी बहुत लेडी के साथ काम किया, ये बात याद रखिएगा। टोटल 15 मेंबर थी ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वुमेन, तो उनमें से एक ये भी थी। ड्राफ्टिंग कमेटी में, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? BR अम्बेडकर। इन्होंने बोला कि भाई जो आर्टिकल 32 है वो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट फंडामेंटल राइट का आर्टिकल है, क्योंकि सारा फंडामेंटल राइट आपको दे दिया जाएगा, लेकिन आपको यही नहीं पता होगा कि आपका फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होगा तो आप कहाँ पे जाओगे, क्या करोगे, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है उस फंडामेंटल राइट का। तो इसमें टोटल 7 मेंबर थे, उसमें से 7 में से 6 तो मेंबर थे, एक थे चेयरमैन, थे BR अम्बेडकर। The Constitution of India was handwritten by, ये थे प्रेम बिहारी नरेन राजदा। टोटल 6 मंथ इनको लगा था, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमारे संविधान को लिख दिया था, ये बात ध्यान रखिएगा। 6 मंथ टोटल टाइम लगा था, वो नहीं पूछेगा। फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिसंबर 1946, फर्स्ट जो हुआ था वो दिसंबर 1946। पहले प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर बाद में कौन बन गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ड्राफ्टिंग कमेटी का तो हम लोग को पता ही है कौन? BR अम्बेडकर। व्हाट इज मिनिमम एज प्रेस्क्राइब बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर? चाहे गवर्नर हो या वाइस प्रेसिडेंट हो या प्रेसिडेंट हो, इन सब का उम्र एक ही है, 35 साल मिनिमम। The Constitution of India adopted many institutional details and procedure from the, कहाँ से लिया? बहुत सारे institutional details और procedure कहाँ से लिया गया है, ये आपको बताना है। देखो ये लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हम देखो मेजॉरिटी चीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया गया, ये बात आप थोड़ा ध्यान रखिए। Which of the following acts introduce federal feature and provincial autonomy in the legislature and so made provision for the distribution of legislative power between center and state? किस आर्टिकल में ये सब बातें की गई है? ये भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। द टोटल मेंबरशिप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 389, उसमें से प्रिंसली स्टेट के कितने मेंबर थे? ये थे 93। चलिए,
द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली साइन अ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को साइन कब किया? देखो 26 नवंबर 1949 को साइन किया, बट इफेक्टिव हुआ क्या? 26 जनवरी 1950। क्यों? पूर्ण स्वराज के लिए। तो ये करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करें इस वीडियो में। In which of the following years did the Indian National Congress makes the demand for a constituent assembly? संविधान सभा की मांग किस वर्ष रखी थी? 1939, 1938, इसके अलावा है 1919, 1928, 1934। देखो 1934 में तो मांग किया था एम.एन. रॉय ने, और 1935 में कांग्रेस का डिमांड हो गया, ये बात याद रखिए। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी डिमांड हो गया था। 1934 में किसने किया? एम.एन. रॉय ने। तो 35 नहीं है तो आप यही लगा दो। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको पूरा कोर्स चाहिए, पूरा एसएससी का, तो आप इस नंबर पर मैसेज कीजिए। इसमें करेंट अफेयर्स है, थ्योरी पूरा है, और पिनेकल प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो अभी सिर्फ 320 है इसका प्राइस। आप आराम से मैसेज कीजिए, ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।